हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। एक और बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा अपनी कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी बनाई गई है, जिन्हें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करेंगे, फॉर्म को फिलअप कर देंगे। बुक्स क्वालिटी और कंटेंट वाइज बहुत अच्छी बनाई गई है, उसके अलग अलग भाग बनाए गए हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, थ्योरी का, मैप आधारित का। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, बोरिंग किसी प्रकार से कुछ भी फील नहीं हो पाए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आपको बहुत इफेक्टिव हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बुक को तैयार किया गया है। बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होगा कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम एक बुक पढ़ रहे हैं, जिसको आप राजनीति विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी का हम आज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है। दो शब्द इसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक शब्द है जिसको आप कहते हैं सत्ता और दूसरा एक शब्द कहते हैं साझेदारी, है ना। दो शब्द आपको देख रहे होंगे, एक है सत्ता और दूसरा है साझेदारी। सत्ता का मतलब होता है पावर से, पावर का मतलब जो रूलिंग में होते हैं, जो देश चला रहे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका, जैसे लोकसभा, राज्यसभा हमारी हो गई, न्यायपालिका हमारी हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ताकत में बैठे हैं ये लोग, तो वो सत्ता और सत्ता की साझेदारी पर बात की जा रही है। साझेदारी मतलब इसमें पार्टनरशिप की हम या शेयरिंग के बारे में बात है। पार्टनरशिप ना कह के हम क्या कहेंगे, शेयरिंग हम कर रहे हैं। पार्टनरशिप मतलब हिस्सेदार बन जाना होता है ना, समझ रहे हैं कि हमारा इसमें हक है, वो नहीं। क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग हो रही है ताकि विभिन्न समुदाय के लोग इस सत्ता के साझेदार बने। तो हमारे चैप्टर के अंदर हम सत्ता की साझेदारी पर ही बात करने वाले हैं। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछले साल मतलब क्लास 9th में स्टार्ट की थी। हमने देखा था लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आपको अगर याद होगा तो हमने ये सारी बातें पढ़ी हुई थी। हमने लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएं देखी हुई थी, लोगों की बातचीत हमने देखी हुई थी, राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना हुआ था। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत एक अंग तक सीमित नहीं होती। अंग का मतलब क्या होगा, किसी एक भाग तक, किसी एक चीज तक सीमित नहीं होती। वो क्या होती है, अलग अलग बटी होती है। कोई चीज किसी के पास दी गई, कोई चीज किसी के पास दी गई और विभिन्न लोगों के द्वारा मिलकर बनी होती है। उसी को अब सत्ता की साझेदारी भी कहेंगे। आगे जाकर हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी था। अब क्यों जरूरी होता है, ये वाली बात भी हम समझ लेते हैं। क्या ऐसा क्यों हम कर देते हैं कि भाई क्या दिक्कत आ जाती है यहाँ पर। तो ऐसा इसलिए जरूरी हो जाता है, मान लीजिए कि अगर ताकत है, मान लीजिए कि मैं हूं, मेरा ही मान लीजिए कि मैं हूं, मेरा नाम अंकुर है तो लिख लिया। किसी अंकुर नाम के व्यक्ति को पूरी ताकत मिल जाती है। पूरी ताकत का मतलब कैसा है, पूरी ताकत या हम कहते हैं पूरी शक्ति इसके पास है कि ये कुछ भी कर सकता है देश के अंदर और कुछ भी बदल सकता है। कैसी कैसी ताकत पर हम बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहां पर कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर कानून बनाने को लेकर, मतलब विधायिका, कार्यपालिका की पूरी ताकत। दूसरी की बात करें हम विधायिका के बारे में, और तीसरे की बात करें हम न्यायपालिका के बारे में। ये तीन बड़ी संस्थान है या तीन बड़ी चीजें हैं जिनको आप देखें। तो कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव कहलाती है। दी एग्जीक्यूटिव इसको कहा जाता है, जिसको आप खास तौर पर सरकार भी कहते हैं ना, इससे ही ये सरकार भी कहलाती है। तो आप देखें ये सरकार मतलब कोई भी डिसीजन लेना, मतलब मैं ही प्रधानमंत्री हूं। विधायिका का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर विधायिका का जो रूप है आप संसद कह सकते हैं, लेजिस्लेचर का जो पार्ट है उसको आप पार्लियामेंट कह सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा की भी पूरी पावर मेरे पास है। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी पूरी पावर मेरे पास है कि मैं ही सब कुछ हूं। मतलब क्या करना है वो मैं डिसाइड कर रहा हूं, कैसे करना है वो मैं डिसाइड कर रहा हूं, सही है या गलत है वो मैं डिसाइड कर रहा हूं। मतलब मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मुझे कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। मतलब मैं क्या हूं, मैं एक तरीके से ऐसा हो गया कि मैं जो कर रहा हूं सब कुछ सही कर रहा हूं, कुछ भी गलत यहां पर नहीं कर रहा हूं। तो जब कुछ भी गलत मैं नहीं कर रहा हूं, कोई बताएगा नहीं, तो मैं तो गलत हो जाऊंगा कभी ना कभी। एक ही व्यक्ति के पास सारी ताकत आ जाएगी तो मैं तानाशाह भी हो सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं,
हूं भाई, मतलब कुछ भी अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी सेट कर सकता हूं, कुछ गलत कर सकता हूं। तो ऐसा ना हो, एक व्यक्ति के पास ताकत ना जाए, एक संस्था के पास ना जाए, तो इस ताकत को क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकृत कर दिया गया। तो इसमें से मेरा नाम हटा दो। समझ में आई बात। अब क्या कर दिया, यहां पर हमने इस चीज को यहां पर क्या कर दिया, विकेंद्रीकृत कर दिया। अब जो कार्यपालिका है ना, और जो विधायिका है और वो जो न्यायपालिका है, इनमें शक्तियों का विभाजन करेंगे, फिर बाद में हम धीरे धीरे नीचे की तरफ विभाजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर बात, चले आगे चलो। तो हमने देखा कि किसी एक ही अंग तक सीमित ना रहे, वो भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्यों सीमित ना रहे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच हमने सत्ता के बंटवारे के बारे में भी बात कर ली। बेल्जियम और श्रीलंका, हम इन दो कथाओं के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इस घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। आपको जानना पड़ेगा कि सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। आप ये दोनों फोटो देख लीजिए, ये बेल्जियम की फोटो है। बेल्जियम यूरोप का एक देश है छोटा सा, और ये श्रीलंका की फोटो है। आप जानते हैं श्रीलंका जो है वो हमारा पड़ोसी भी है, तमिलनाडु से बिल्कुल थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा तैर कर जाएंगे आप तो कहाँ पहुंच जाएंगे, श्रीलंका पहुंच जाएंगे। तो ऐसे तैर के जाना नहीं है, नाव से जाओ, वीजा लेके जाओ, पकड़ के जेल में डाल देंगे, है ना। तो आप तैर के ना जाएं, वीजा लेके जाएं। लेकिन श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, कहां पर, जल सीमा के साथ पड़ोसी है। अब इस अध्याय के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, मतलब अपने कंप्लीट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं। तो बात करेंगे इस बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, फिर बात करेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में, है ना। फिर बात होगी बेल्जियम की समझदारी के बारे में कि बेल्जियम ने क्या समझदारी की, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये भी देखना है। खलील की उलझन, है ना, खलील्स डिलेमा के बारे में बात करेंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप देखने पड़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। ये सारे टॉपिक हमें यहाँ पर इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंतर्गत पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं बेल्जियम को। बेल्जियम को अगर आप देख लें तो बेल्जियम जैसे ही आप देखते हैं तो आप इसको मानेंगे यूरोप का एक छोटा सा देश है, राजधानी है ब्रुसेल्स। फोटो देख लेते हैं। सत्ता के बंटवारे की जैसे बात आती है तो मेरे दिमाग में सीधा समीकरण यही है कि सत्ता का बंटवारा मतलब सत्ता के टुकड़े टुकड़े कर देना। इससे देश कमजोर होगा। और हम इस बात की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, तो ये बच्ची है वो समझ नहीं पाई है, तो ऐसी स्थिति आपकी भी होगी, कैसा बांट रहे हैं। इसलिए हमने बेल्जियम का उदाहरण लिया, फिर श्रीलंका का उदाहरण लेंगे, और चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये वाले सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में जो हमारा राज्य है हरियाणा से छोटा है। सीमाएं अगर आप देखेंगे बेल्जियम की तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ लगती है ना। आप देखें ये 4 देशों से इसकी सीमा लगती है, फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। आबादी मतलब वहां कितने लोग रहते हैं तो लगभग 1 करोड़। हरियाणा से आधी आबादी आपको देखने को मिलेगी। बेल्जियम की जातीय बनावट देखें तो बेल्जियम में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे अगर आप देखें डच भाषा बोलने वाले लोग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, जर्मन बोलने वाले लोग। डच बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, 59% है। तो हम डच को क्या कह सकते हैं कि ये बहुसंख्यक है। क्यों बहुसंख्यक है, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो इनको हम बहुसंख्यक कह सकते हैं। फ्रेंच और जर्मन, इनको आप क्या कह सकते हैं कि ये अल्पसंख्यक है। क्या है इनको, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, कम है, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और ये भी क्या हो जाएंगे, इनको भी आप क्या कह देंगे, अल्पसंख्यक कह देंगे। डच जो है वो 59% के आसपास है। और फ्लेमिश इलाका जो है, जो बेल्जियम का फ्लेमिश इलाका है, इस इलाके में रहते हैं। आप देख लीजिए डच कहाँ रहते हैं। ये इस कलर वाला जो है इसको फ्लेमिश एरिया कहते हैं, डच स्पीकिंग। मतलब ये वाला जो इलाका है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका, ये डच वाला एरिया है, डचों की या डच भाषा बोली जाने वाला इलाका है, फ्लेमिश एरिया है। फ्रेंच बोलने वाले जो 40% लोग हैं, जिनकी 40% लोगों की जो बात कर रहे हैं, ये वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले हैं। वेलोनिया क्षेत्र मतलब क्या होगा, ये वेलोन वाला इलाका, ये वाला वेलोनिया एरिया है ना, वेलोन्स एरिया। तो इस एरिया में ये पाए जाते हैं। इनके बाद जर्मन जो है वो लगभग 1% बोलते हैं। तो आप देखें ये हरा वाला इलाका ये जर्मन का है। और ये लाल जो बताया गया है ये ब्रुसेल्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो आप ये वाली बात याद रखेंगे, पूरे जो बेल्जियम का समीकरण याद रखें कि यहाँ पर डच जो है वो मेजॉरिटी में है और फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है। इन दो को याद रखें ना, खास तौर से डच मेजॉरिटी में है और जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में है। डचों का एरिया फ्लेमिश है और जो फ्रेंच है उनका इलाका कौन सा है, वेलोनिया क्षेत्र है, जहां पर ये रहते हैं।
अब बात करेंगे राजधानी की, तो पहले आप उनका याद रख लेंगे। किसका याद रख लेंगे? यहां पर आपको डच और फ्रेंच मिलेंगे। कौन से? डच आपको देखने को मिल रहा है 59% के साथ, और आपको फ्रेंच देखने को मिल रहा है करीब 40% के साथ। ये स्थिति अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति आपको कहां की देखने को मिलेगी? तो ये स्थिति आप देख पाएंगे कहां की है? बेल्जियम की है। ठीक है, अब आप देखें जो राजधानी है जिसको आप ब्रुसेल्स कहते हैं, बेल्जियम की कैपिटल है। और अब बेल्जियम की कैपिटल की स्थिति देखते हैं तो बेल्जियम में उल्टा है। बेल्जियम में कैसा उल्टा है? अगर हम देख रहे हैं यहां पर, अगर आप देख रहे हैं कि बेल्जियम के अंदर डच की मेजॉरिटी है, तो अगर हम ब्रुसेल्स में देखते हैं तो 80% लोग आप देख पा रहे हैं फ्रेंच बोल रहे हैं। मतलब यहाँ फ्रेंच वाले लोग जो है उनकी संख्या कितनी है? 80% है। और डच बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? करीब 20% है, लगभग 20% के आसपास है, 20%। क्लियर बात? तो 80 और 20 का फॉर्मूला आपको देखने को मिला। मतलब राजधानी में जिनकी संख्या ज्यादा है वो फ्रेंच है, और देश में जिनकी संख्या ज्यादा है वो है डच लोग हैं। ये आप फोटो में आप देख भी सकते हैं, ये इलाका आपको देखने को मिलेगा, हालांकि हम फोटो पहले भी देख चुके हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर हम डच की बात करते हैं तो ओवरऑल डच जो है वो बहुसंख्यक है, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, लगभग 59% के आसपास। और अगर हम फ्रेंच की बात करते हैं तो 40% के आसपास इनकी संख्या क्या है? आपको लगभग कम देखने को मिल रही है। ये लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। कौन लोग? अल्पसंख्यक के बारे में बात करें हैं, फ्रेंच लोग जो हैं ये। लेकिन इन फ्रेंच की हम बात करें तो ये फ्रेंच जो हैं, अगर इनको आप देखते हैं तो ये ब्रुसेल्स के अंदर है ना, ब्रुसेल्स के अंदर क्या है? ब्रुसेल्स के अंदर तो ये बहुसंख्यक है ना, याद रहेगा कि नहीं? ब्रुसेल्स के अंदर तो ये बहुसंख्यक है। तो ये अल्पसंख्यक ओवरऑल, मतलब पूरे देश में इनकी संख्या कम है, केवल एक शहर मतलब राजधानी में संख्या ज्यादा है, तो ये अल्पसंख्यक लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी हुई। इनको पता चला कि यार ये तो ऐसा है कि लोग बहुत समृद्ध हैं। 1950 से लेकर 60 के दशक में फ्रेंच और डच समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। मतलब क्या हो गया? देश के अंदर तनाव बढ़ने लगा दो समुदायों के बीच में, डच भाषी और फ्रेंच भाषी के बीच में। तनाव का अगर तीखा रूप आप देखेंगे तो आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। ब्रुसेल्स में जो समीकरण है वो उल्टा है। देश के अंदर अगर आप बात करते हैं, देश में हम देखें कि डच बहुसंख्यक है, फ्रेंच अल्पसंख्यक है। अगर ब्रुसेल्स में देखें तो फ्रेंच बहुसंख्यक है, डच अल्पसंख्यक है। तो यहां पर तनाव तीखा क्यों हुआ? तो इसका कारण क्या है कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। लेकिन ब्रुसेल्स में आप देखें कि इनकी संख्या आप समझते ही हैं क्या है, हम देख भी चुके हैं। तो अब ये बात आती है कि एथनिक या जातीय के बारे में अगर बात करें तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म को मानने वाले हैं या उनकी राष्ट्रीयता एक है। जैसे नस्ल आधार पर ये कह रहे हैं, जातीयता क्या कह रहे हैं? नस्ल के आधार पर कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, आप कई सारे, जैसे आपने हिटलर वाला कॉन्सेप्ट 9th में पढ़ा होगा, वो आर्य का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। आप भारत में देखते होंगे द्रविड़ का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है ना, द्रविड़ का कॉन्सेप्ट है ना। फिर इसके अलावा आपको अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं, रेड इंडियंस। तो ये नस्ल हो गई, और इसमें हो सकता है कि भाई आर्य कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुसलमान होंगे, कुछ ईसाई होंगे, कुछ बौद्ध होंगे। लेकिन अगर आप देखें ये सब लोग क्या मानते हैं कि हमारे पूर्वज आर्य थे, हम आर्य से निकले हैं, तो ये नस्ली वाली बात हो गई। तो इनकी संस्कृति जो होती है वो साझा, मतलब साझी संस्कृति पर आधारित इनकी सामाजिक बनावट होती है। क्लियर? अब बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कि बेल्जियम और श्रीलंका क्या है। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका में आप देखें तो इन दोनों की स्थिति पर हमें तुलना करनी है। पहले हम बात करेंगे श्रीलंका को लेकर। तो श्रीलंका क्या है? तो श्रीलंका को आप अगर देखें तो भारत का जो नक्शा आप देखते हैं, ये मैंने इंडिया का आधा नक्शा बनाया हुआ है। इंडिया के नक्शा में आप देखें यहां पर, तो यहां पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलता है, और यहां से थोड़ी सी दूर पर आप क्या देख पाते हैं? ये श्रीलंका आप देख पाते हैं यहाँ पर। मतलब क्या कहते हैं कि भैया हमारा तो पड़ोसी है, भगवान राम गए थे, दिवाली आप मनाएंगे कहाँ से? भगवान राम यहाँ से लौटकर अयोध्या चले गए, तो इस आधार पर आप दिवाली भी मनाएंगे, दिवाली को भी एंजॉय करेंगे, त्योहार है वो। तो आप देखें श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश हो गया, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है।
आबादी लगभग 2 करोड़, मतलब लगभग हरियाणा के बराबर, हरियाणा से कम नहीं है। ब्रुसेल्स की हमने देखी है, बेल्जियम की हमने देखी, लगभग आधी, यहां पर लगभग बराबर है। जातीय स्थिति की बात करते हैं तो एशिया के अन्य देशों की तरह यहां की जातीय स्थिति ऐसी है कि यहां पर कई प्रकार के जातीय समूह हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का 74% है और दूसरा समूह है तमिल का 18%। तमिल में 2 कैटेगरी हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय तमिल। मतलब यहां पर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल गया कि अगर हम यहाँ की जातीय स्थिति की बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में आपको कैसे लिख लेना है, आप लिख लेंगे कि श्रीलंका है, यहां पर अगर जातीय स्थिति की बात करें तो सिंघली, फिर आप लिख लेंगे तमिल, और तमिल में 2 पार्ट कर लेंगे, भारतीय और श्रीलंकाई। कर लेंगे ऐसा कि नहीं? ये से 2 भाग कर लेंगे, क्लियर बात। तो ये जो है वो आप इनको भाषा के आधार पर सिंघली भाषा और तमिल भाषा के आधार पर इनको आप समझ सकते हैं। सिंघलियों का बोलबाला मतलब या इनका बहुमत है 74% तक है, तमिलों का थोड़ा सा कम है 18% के आसपास, लेकिन इसमें श्रीलंकाई मूल के अधिक हैं, लगभग 13% के आसपास। हिंदुस्तानी तमिल का मतलब है जिन्हें औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से ले जाया गया और वहां पर वो रुक गए, उनकी संतानें वहां पर रहने लगी, उनको हिंदुस्तानी तमिल कहते हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर आप गौर करेंगे तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में रहते हैं। मतलब ये वाला इलाका तमिल का है और ये वाला इलाका तमिल का है। ये उत्तर और पूर्वी प्रांतों में तमिलों का बाहुल्य है, वहां पर आप देख पाएंगे। अधिकतर सिंघली भाषा वाले लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है ये बौद्ध धर्म को मानते हैं और ये काले काले डॉट दिखाई दे रहे हैं ये मुस्लिम बस्तियां हैं। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाइयों की संख्या भी है लगभग 7%। वे सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं ना, ईसाई जो है वो सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, एक देश बन जाता है, अपने आप का संविधान बनाता है। और यहां पर आप देखें तो जो इसने क्या किया कि अपना निर्वाचन करवाया, लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। लोकतांत्रिक तरीका अपनाने के बाद भी यहां पर देखें कि बहुसंख्यकों का शासन पर प्रभुत्व था। बहुसंख्यक मतलब कौन? सिंघली भाषा बोलने वाले लोग, जो सिंघली लोग हैं, जिन्हें श्रीलंका का मूल लोग भी कहा जाता है। तो ये सिंघलियों का बोलबाला था, जबकि सरकार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुई थी। सरकार ने बहुसंख्यक परस्ती के लिए कई कदम उठाए, मतलब अपने जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको मदद करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए ताकि सिंघली समुदाय का प्रभुत्व हमेशा बना रहे, वो वर्चस्व में बनी रहे। 1956 में एक कानून भी बनाया गया जिसके तहत जो तमिल हैं उनको दरकिरार किया गया और सिंघलियों को शिक्षा में और रोजगार में प्राथमिकता दी गई और सिंघली जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण भी करेगी और उसको बढ़ावा भी देगी। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। मांगे क्या क्या करी, चूंकि अब आप देखें 2 वर्ग आपको मिल गए थे। 2 वर्ग ये मिल गए थे कि एक तो बहुसंख्यक वर्ग मिल गया था और एक अल्पसंख्यक वर्ग मिल गया था। बहुसंख्यक वर्ग में जिसमें आप सिंघलियों की बात करते हैं तो इन सिंघलियों को कोई पूछ नहीं रहा था, इनका वर्चस्व था। और अल्पसंख्यक की जो आप बात करते हैं तो ये अल्पसंख्यक को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। इनके जो काम आम है उनको भी नजरअंदाज कर रहे हैं, रोजगार को नजरअंदाज कर रहे हैं, इनकी उपेक्षा की जा रही है। तो अब अल्पसंख्यक जो तमिल हैं इनने अपनी पार्टियां बनाना स्टार्ट कर दी, राजनीतिक पार्टियां बनाई और इनने मांगे रखी। पहली मांग थी कि इनकी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, राजभाषा बनाया जाए। साथ ही साथ हमारे क्षेत्रों को स्वायत्तता दी जाए, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ऐसी मांगे इनके द्वारा यहां पर रख दी। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया, लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम, जिसको सरकार कहते हैं, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने और उन्होंने क्या किया कि हम ईलम बनाकर ही रहेंगे, सरकार बनाकर ही रहेंगे, और उसके लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अब बात करेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में। श्रीलंका में हमने देखा कि 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास था और ये बड़े टकराव की तरफ गया और इस टकराव को बाद में गृह युद्ध भी कहा गया या ये गृह युद्ध के रूप में भी आया। 2 पारस्परिक समुदाय कौन से थे? एक सिंघलियों का समुदाय था, दूसरा तमिलों का समुदाय था। इन दोनों में टकराहट होती है, ये दोनों आपस में टकराना स्टार्ट कर देते हैं। गृह युद्ध क्या होता है? तो आप गृह युद्ध देखें, किसी मुल्क में सरकार विरोधी
समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे आप क्या कह सकते हैं, गृह युद्ध उसको कहा जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर कोई दूसरे देश में जाकर शरण ले लेते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में, आपने देखा होगा पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका जो है उसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहां गृह युद्ध से इस मुल्क की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानी हो जाती है। बाद में जाकर यह जो गृह युद्ध है वो 2009 में समाप्त होता है। 2009 में उस पर विराम लगता है, समझौता होता है। अब श्रीलंका में तो हो गया कि उन्होंने बहुसंख्यकवाद को बड़ा प्रमोट किया, बहुसंख्यकवाद को बहुत प्रमोट किया। इस कारण से क्या हो गया, समस्या आ गई। कैसी समस्या आ गई कि बहुसंख्यक हावी हो गए, वो अल्पसंख्यकों पर थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। तो अल्पसंख्यक इकट्ठे हुए और दो गुटों में टकराव हो गया, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, सिंघली और तमिल के बीच में टकराव होने लगता है। अब ये टकराव आगे जाकर गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। तो अब उसके अपोजिट में एक और केस हमें देखना है कि बेल्जियम की समझदारी ना, बेल्जियम विजडम के बारे में हम बात करेंगे। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उनने श्रीलंका ने जो रास्ता अपनाया उसकी तुलना में इन्हें अलग। श्रीलंका में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संघर्ष आप देख पा रहे थे कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का संघर्ष था। कैसा? बहुसंख्यक वर्ग जो था, जिसको आप क्या कहते हैं, बहुसंख्यक वर्ग मतलब क्या हो गया, सिंघली, और अल्पसंख्यक वर्ग क्या हो गया, जिसको आप तमिल कहते हैं। इनके बीच में टकराव हुआ। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों को लगातार नजरअंदाज किया गया। उनको मतलब ऐसा शिक्षा में बराबरी नहीं, रोजगार में बराबरी नहीं। तो इस कारण से उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और हिंसा हो जाती है। ये बातें देख ली श्रीलंका की बेल्जियम ने। तो बेल्जियम ने कुछ नया अपनाया और उसने क्षेत्रीय अंतर और संस्कृतियों की जो विविधता है उसको उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि अगर स्वीकार नहीं करते तो श्रीलंका जैसी स्थिति बनती। तो उसने समझा कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको स्वीकार करना है। तो उसके द्वारा इसको स्वीकार किया गया। क्षेत्रीय विविधताओं को भी और संस्कृतियों को भी, सबको उसने स्वीकार किया। बेल्जियम 1970 से 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए कर दिए कि देश में रहने वाला कोई भी आदमी अपने आप को बेगाना, मतलब बेगानेपन का एहसास ना करे, अकेला महसूस ना करे, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। जबकि आपने श्रीलंका में देखा कि वहां पर संविधान संशोधन हुआ लेकिन जो बहुसंख्यक है उनके पक्ष में, और यहां पर हर एक व्यक्ति के पक्ष में किया गया। तो बेल्जियम ने थोड़ा सा अच्छा मॉडल जरूर अपनाया। बेल्जियम मॉडल की कुछ मुख्य बातें हैं जो जिनको हम देख लेते हैं, क्या बातें होंगी यहाँ पर। तो संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी, है ना, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। तो अब आप ये फोटो देखिए, बेल्जियम में क्या कह रही कि यह भी कोई समाधान हुआ, बराबर कर दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं करता कि किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। यहां पर तो तय कर दिया ना कि फ्रेंच कितने होंगे, डच कितने होंगे, तय कर दिया गया। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषीय समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं थी। सत्ता का विभाजन यहां पर हो जाता है। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, फ्रेंच और डच। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। मतलब दोनों ने किसी न किसी कारण से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि भाई बराबर की बात यहाँ पर रखी जाए। आप देखें यहाँ पर एक बस्ती की फोटो दी गई है। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में बताया गया है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा जानकारी 2 भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। आप देखिए 2 भाषाओं में दी गई है, ताकि ना तो फ्रेंच को लगे कि हमारी भाषा की उपेक्षा हो रही है, ना डच को लगे कि हमारी भाषा की उपेक्षा हो रही है। क्लियर बात? अब केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहां एक और सरकार काम करती है, इसको तीसरी सरकार कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहलाती है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। ये लोग चाहे कहीं भी रहते हों, इस समुदाय सरकार को इन लोगों के द्वारा चुना जाता है। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर अधिकार दिया गया है ना, कि भाषा जैसे मसले जो होंगे वो सिर्फ ये सरकार देखेगी। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल जरूर लगा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी होगा। लेकिन ये सफल मॉडल है, ये व्यवस्था बहुत सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है। गृह युद्ध को इन्होंने टाला है यहाँ पर। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने जाना कि भाई जो बेल्जियम है उसने उसकी जो समझदारी है उसके माध्यम से क्या हो गया
कि जो गृह युद्ध की आशंकाएं हैं उन पर विराम लग गया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वरना गृह युद्ध की स्थिति में, गृह युद्ध समझते हैं ना कि देश के भीतर एक समुदाय ऐसा आ जाए जो सरकार विरोधी हो और उसमें टकराव की स्थिति हो, टकराव हिंसक हो जाए और युद्ध जैसा लगने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध के देश के भीतर युद्ध छिड़ गया है। गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम की जो बेल्जियम अगर आप देखते हैं जो देश है, छोटा सा देश है, हरियाणा से छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, आधी है लगभग, तो बेल्जियम में भाषाई आधार पर हमने 2-3 लोगों को देखा था, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो भाषा के आधार पर जो 2 बड़े गुट हैं डच और फ्रेंच, ये आपस में टकरा जाते हैं, मतलब बेल्जियम का क्या हो जाता, भाषा के आधार पर विभाजन हो जाता। क्या होता, भाषा के आधार पर विभाजन हो जाता। भाषा के आधार पर इसका विभाजन होता और जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो उन्होंने क्या घोषित किया कि भाई बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हम अपना यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर रखेंगे। ऐसा क्यों रखेंगे, क्योंकि बेल्जियम की समझदारी के तहत उसने हर एक समुदाय संस्कृति को स्वीकारना अपनाया, साथ ही साथ उसने देखा कि आप देखें भाषाई आधार पर डच और फ्रेंच दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया। इन सब भावनाओं को देखकर, इन सब बातों को देखकर यूरोपीय यूनियन ने, जो यूरोपीय संघ है, उसने मिलकर जब अपना संसद बनाया तो उसका मुख्यालय कहां रख दिया, ब्रुसेल्स के अंदर रख दिया। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं ने हमको क्या शिक्षा दे दी, हमने क्या सीख लिया यहां पर। तो दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों जो है जिनको आप कहते हैं, ये दोनों लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। कैसे अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है, अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो आपने देखा कि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया हुआ था। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद मतलब बहुसंख्या में जो लोग हैं जिनकी संख्या अधिक है उनके हिसाब से श्रीलंका चल रहा था। दूसरा जिसको आप बेल्जियम कहते हैं ना, तो बेल्जियम के अंदर अगर आप देखें ना, बेल्जियम की जो अगर बात करते हैं आप, तो बेल्जियम ने क्या किया था कि सबकी जो साझा संस्कृति है उसको स्वीकारा था, सबको समान प्रतिनिधित्व देने की बात की थी। तो हमने ये बातें यहाँ पर समझी थी और उन्हें सत्ता के साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से बांट दिया। बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण हमने देख लिया। बेल्जियम नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और जो क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए, जबकि मामला श्रीलंका में इसके ठीक उलट था, बिल्कुल अपोजिट था। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनके हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती। देखिए, कोई भी देश है, कोई भी देश में 2 प्रकार की वैरायटी हो सकती है, किसी भी देश में, है ना, किसी भी देश में 2, एक हो सकता है बहुसंख्यक और दूसरा हो सकता है अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक कोई एक होगा, बहुसंख्यक हमेशा क्या होगा, कोई एक होगा। कैसे कोई एक होगा, जिसकी संख्या सर्वाधिक होगी उसको बहुसंख्यक कहेंगे। जिसकी संख्या सर्वाधिक होगी उसको क्या कहेंगे, उसको बहुसंख्यक कहेंगे। अल्पसंख्यक क्या हो गया, ये इसके अलावा जो होंगे, बहुसंख्यक के अलावा जो इनके अलावा कोई बचा है ना, कोई बच गया इनके अलावा, तो क्या है, इनसे कम वाला जो कोई है, या इनसे हम क्या कहते हैं, कोई कम है। अगर कम है इनसे तो उसको क्या कहते हैं, उसको आप अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो 2 कैटेगरी आपको मिली, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज्यादा है, अल्पसंख्यक जो कम है। अब आपको ये बताना है क्या ये दोनों, है ना, क्या ये दोनों जो है वो किसी देश में रह रहे हैं, किसी एक ही देश के निवासी हैं? जब एक ही देश के निवासी हैं तो इनको प्राथमिकता क्यों और इनको क्यों नहीं, सबको बराबर क्यों नहीं देना चाहिए? अगर आपने किसी एक को थोपा, और किसको थोप रहे हैं, बहुसंख्यक को, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, जगह जगह पर ज्यादा है। जब ज्यादा लोगों को ताकत मिलेगी तो अपना रौब दिखाते हैं और दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको कुचलने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, देश की एकता अखंडता को नुकसान हो सकता है। इसी कारण से क्या कहा गया कि बहुसंख्यक बात पर नहीं चलना है, सबकी साझेदारी पर बात करनी है। अब बात आएगी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वही पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों आपको इसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क हमने पढ़ लिए हैं। सत्ता का बंटवारा एक बेल्जियम में देखा, एक श्रीलंका में देखा।
श्रीलंका में देखा कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपा गया। मतलब बहुसंख्यक, मान लीजिए कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म जो है वो बहुसंख्यक था, सिंहली जो है वो बहुसंख्यक है, उनकी संस्कृति, उनका खाना पीना, उनकी जो और बातें हैं वो सब अलग हैं। तमिलों की बातें अलग हैं, तमिल हिंदू और मुस्लिम में है, वो बौद्ध है। इनकी बातें जबरदस्ती किस पर थोपी गई? हिंदू और मुस्लिम पर थोपी गई। तो क्या होगा? कोई एडजस्ट नहीं कर पाता। धार्मिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में दिक्कत आती है। तो जब भी आप किसी के ऊपर दूसरी चीज थोपेंगे जो उनको एकदम नई लगेगी, अजीब लगेगी, तो फिर वो उसका अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और विरोध आगे जाकर टकराव में हो सकता है। टकराव होते होते तनाव ज्यादा हो गया, तनाव ज्यादा हो गया तो परिणाम स्वरूप गृह युद्ध भी हो सकता है। अब ये क्यों थोपा जाता है? तो आप तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग रहे जो बहुसंख्यकवाद है इसके तौर पर आप काम करते हैं, लेकिन आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए नुकसान कर सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि खुद बहुसंख्यकों के लिए भी है। बेल्जियम का किस्सा देखें तो बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा जो है वो सत्ता का बंटवारा तो ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा इससे क्या होता है? कम हो जाता है। जब हम हर एक समाज के लोगों को रख लेंगे पावर के अंदर, सत्ता के अंदर, तो टकराव कम हो जाएगा, क्योंकि सबकी बात सुनी जा सकती है संसद के अंदर। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के दायित्व के लिए अच्छा होता है ना, कि सत्ता में अगर आप बात करें, सत्ता में हिस्सा दे देना क्या होता है? राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। इस कारण से हिस्सा दे दीजिए, राजनीतिक स्थिरता आएगी, देश में शांति बनी रहेगी। एक फोटो दी गई है, इसमें आप देखेंगे कार्टून है जिसमें जर्मनी की एक समस्या का संकेत आपको देखने को मिल सकता है। कैसा संकेत आप देख सकते हैं? वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ने की गठबंधन की सरकार है। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी या प्रतिस्पर्धी रही हैं, कभी सरकार इसकी कभी सरकार इसकी, लेकिन अब इनने क्या कर लिया? इनने एक गठबंधन करके सरकार बना ली। 2005 के चुनावों में किसी को भी अपने बूते सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिला, तो इन्होंने क्या कर लिया? गठबंधन मतलब जोड़ कर लिया। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और ये बात बहुत ज्यादा गहरी भी है। क्या कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। आप क्या कहेंगे? इसको आप लोकतंत्र की आत्मा कह सकते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा है। क्लियर? यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग लोग हमने लगाए हैं, ताकि क्या है, ये दिखा सके कि सत्ता में विभिन्न प्रकार के लोग, पुरुष महिला है ना, गोरे काले, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से लोगों को रखा जा सकता है। अब जो लोकतंत्र है वो हम जानते हैं कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया जो शासन होता है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन जो होता है, उसको आप लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं और उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे पर रहें, ये लोकतंत्र होता है। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं ना, सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, इसको आप वैध सरकार कह सकते हैं। इन दोनों तर्कों में हमें दोनों तर्कों में से हमको एक तर्क युक्तिपरक लगता है और दूसरा तर्क नैतिक तर्क लगता है। युक्तिपरक तर्क कौन सा है? तो युक्तिपरक का मतलब होता है कि लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा लें, कैलकुलेशन कर लें, है ना, ऐसा आपने कर लिया। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसले के अपोजिट होता है। मतलब अगर आप युक्तिपरक की बात करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं, नैतिक तर्क में आप कैलकुलेशन नहीं करते। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है कि आप प्रॉफिट देखते हैं, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे पर ध्यान देता है कि आपको सत्ता का बंटवारा करना चाहिए ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब क्या समझा जाना चाहिए, क्या समझा क्या जाना हमने, तो यहां तक आप देखें कि हम एक सवाल लेते हैं। यहां पर एनिते जो है वो बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम स्कूल में पढ़ती हैं। फ्रेंच बोलने वाले उनके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि वो पढ़ाई फ्रेंच में करें। सेल्वी जो है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है, कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनिते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? तो आप कह सकते हैं कि भाई एनिते को सफलता मिलने की संभावना अधिक है, जबकि सेल्वी को थोड़ी सी कम है। आज की स्थिति में दोनों को मिल सकती है कि सेल्वी को आपको थोड़ी सी यहां पर कम देखने को मिलेगी। क्लियर? अब एक बात करेंगे खलील की उलझन के बारे में, आपको समझना है खलील की उलझन क्या है। तो आप देखें कि यहां पर हम एक विक्रम बेताल का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? यह हमें जानना है।
जैसा होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, उसने कहानी चालू कर दी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक शहर आया जिसको कहते हैं बेरुत। बेरुत शहर आया और वहां का एक व्यक्ति आया खलील। खलील का नाम आया तो उसके माता पिता आ गए। तो माता पिता अलग अलग समुदाय से हैं। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और माँ क्या है, जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या है, खलील की उलझन का जिक्र आया जैसे ही तो हमने लिखा खलील, और खलील जैसे हमने लिखा तो हमने देखा कि इसकी माँ और पिता क्या हैं। तो इसकी माँ के बारे में जाना और पिता के बारे में जाना। पिता को जाना कि ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, क्या है, ईसाई हैं, और वो भी किस समुदाय से हैं, ऑर्थोडॉक्स से हैं। और अगर माँ के बारे में देखें ना, अगर आप माँ के बारे में देखते हैं तो माँ कौन है, माँ सुन्नी मुसलमान है। ये हमने यहां पर बात जान ली खलील के बारे में। इतना हमने समझ लिया कि भाई वो ये है, दोनों अलग अलग समुदाय से आ गए। आधुनिक शहर में, मतलब अगर आप मॉडर्न सिटी में रहते हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि अलग अलग समुदाय के लोग शादी नहीं कर सकते। करते हैं, रहते हैं, करके मतलब मान लीजिए कि गाँव में शादी कर ली तो रह के फिर शहर की तरफ आ जाते हैं। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग, लेबनान एक देश है आप देख पा रहे हैं, तो उसका जो शहर है वो है बेरुत। अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और राजधानी बेरुत में बस जाते हैं आकर, वे साथ रहते हैं, मेलजोल होता है, और फिर गृह युद्ध में वो एक दूसरे से लड़ भी पड़ते हैं, लड़ाई भी हो जाती है। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया। मतलब क्या हो गया, खलील का एक चाचा। तो यहां पर आपको एक जिक्र कर लेना है, किसका, वो हम जिक्र कर लेंगे खलील के चाचा का। मतलब हम गृह युद्ध का एक जिक्र कर लेंगे और इस गृह युद्ध में किसकी हत्या करवा देंगे या किसकी डेथ हो जाएगी, खलील के चाचा की। किसकी, खलील के चाचा की। इनकी क्या हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है गृह युद्ध के दौरान। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता एक साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच उन्हें सत्ता के बंटवारे की कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। मतलब यहां पर सत्ता का बंटवारा अब करने को तैयार हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा, मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होगा। मतलब यहां पर क्या कर दिया इन्हें, सत्ता के बंटवारे की बात कर दी। अगर हम बात करें यहां पर कि सत्ता के बंटवारे की, ये बात कर देते हैं, क्या होगा यहां पर, सत्ता का बंटवारा आपको देखने को मिलेगा। सत्ता के बंटवारे से मतलब क्या है कि अब यहां पर पद अलग अलग तरीके से बांट दिए गए। कैसे बांटे गए, हम देखें यहां पर एक राष्ट्रपति का पद बना दिया गया, एक उपराष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का पद बना दिया गया, यहां पर तय कर दिए गए। राष्ट्रपति के पद को आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने तय किया कि मैरोनाइट जो होगा वो कैथोलिक होगा। मतलब कौन होगा, कैथोलिक होगा। फिर एक पद आता है जिसको आप कहेंगे प्रधानमंत्री की बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री कौन होगा, वो हमेशा सुन्नी होगा, सुन्नी मुस्लिम होगा। प्रधानमंत्री कौन होगा, यहां पर हम लिख लिया सुन्नी होगा। और एक और बात आती है यहां पर देखिए आप, उप प्रधानमंत्री का जो पद होगा वो ऑर्थोडॉक्स होगा। मतलब कौन होगा, वो ऑर्थोडॉक्स होगा। उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, और संसद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, ये सिया हो जाएगा। मतलब आपको यहां पर समझना चाहिए कि ये दोनों पद जो हैं वो मुस्लिम समुदाय को दिए गए हैं, है ना। किसको दिए गए हैं, मुस्लिम समुदाय को, लेकिन एक सिया को और एक सुन्नी को, इनमें भी अलग अलग लोग होते हैं। और अगर हम इन दोनों पद की बात करें, राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री की, ये दोनों पद किसको दिए गए हैं, ईसाई वर्ग को दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है कि ईसाई वर्ग को दिए गए हैं। क्लियर बात। तो ऐसा यहां पर बंटवारा हो गया। बाद में जब ये बंटवारा हुआ तब आप देखेंगे यहां पर कि बहुमत जो है वो लगभग बराबर था, उतने ही मुस्लिम थे उतने ही ईसाई थे। बाद में मुसलमान जो है वो स्पष्ट बहुमत में आ गए, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी उसी समझौते पर का आदर कर रहे थे, उस समझौते को मान रहे थे। खलील, इस समझौते में गड़बड़ी लग रही थी खलील को।
खलील क्या है कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला एक राजनेता था और वो मौजूदा व्यवस्था के रहते बड़े पद तक पहुंच नहीं पाएगा, मतलब वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर क्या तय किया गया है कि हमेशा कौन बैठाया जाएगा राष्ट्रपति के पद पर? तो हमेशा कैथोलिक ईसाई को बैठाया जाएगा। तो अब खलील चाहता था, वो चूंकि खलील के पिता का धर्म अलग है, माँ का धर्म अलग है, तो वह ना तो माँ के धर्म को मान रहा था ना पिता के धर्म को मान रहा था, मतलब वो एक प्रकार का नास्तिक था, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। असल में वह किसी धर्म के साथ अपने आप को जोड़ कर जाना जाए ऐसा चाहता भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में अन्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता, अलग जो जैसे हमारे देश में है या अलग अलग देशों में लोकतंत्र, वैसा क्यों नहीं है। उसका कहना है कि सिर्फ आप चुनाव कराइए, किसी को भी चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, और भले वह किसी भी समुदाय का हो। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो आपने पद बांट दिए हैं इस तरीके से, इनको क्या करो, आप खत्म कर दो, जो भी जीत जाए वो इस पद पर आकर बैठ जाए, ऐसा वो चाहता है। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि वो टीवी टावर के पास पहुंच गए। कौन पहुंच गए? जो विक्रम बेताल गाड़ी चला रहे हैं वो पहुंच गए। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? तो ऐसा कहने के पीछे कारण है कि उन्होंने गृह युद्ध देखा और हिंदू, मतलब हम देखें यहाँ पर कि ईसाई और मुस्लिम में लड़ाई हो गई। तो ये बंटवारा क्या है कि लड़ाई को रोक रहा है। गाड़ी टीवी टावर के पास पहुंची, वहां रोके। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या करते हैं? आप पुरानी व्यवस्था को चलने देते हैं या कुछ नया करते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको जवाब दे दूं कि हम कहेंगे हम एक तो पुरानी व्यवस्था को चलने देंगे, अगर हम नई व्यवस्था बदलते हैं तो हम उसमें हर एक समुदाय की जन भागीदारी या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ताकि कोई भी समुदाय जो संख्या में अधिक है या कम है वो हावी ना हो, यहाँ पर तानाशाही की प्रवृत्ति ना आए, बहुसंख्यकवाद ना चलन में आए। बेताल विक्रम के बीच में जो समझौता हुआ है, समझौते को दोहराना नहीं भूले, और उन्होंने कहा कि अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। अब हमें बात करनी है यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में, मतलब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में हमें बात करनी है। कितने टाइप होते, कितने प्रकार होते। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध में साझेदारी का कॉन्सेप्ट आया है कि सत्ता की साझेदारी का विचार आया है। लंबे समय से मानता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास होनी चाहिए, मतलब एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के पास होनी चाहिए, ताकि बड़े निर्णय ले सके। लेकिन ये प्रवृत्ति तानाशाही प्रवृत्ति को भी आगे बढ़ा सकती है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और लागू करने में उन्हें तकलीफ हो सकती है, वो संभव नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो एक आदमी के पास कैसे होगी? नहीं हो सकती। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाते हैं। जैसे कहीं पर संसद है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा है, अमेरिका में अपर हाउस, लोअर हाउस है ना, सीनेट और ऐसे जो हाउस ऑफ पीपल है, इनके माध्यम से चलाते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? अपने देश का शासन चला सकते हैं। अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, हर एक व्यक्ति को इसमें शामिल करते हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। ये फोटो भी आप देख पा रहे हैं, पुतिन का है और बुश का है ना। तो ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहेगी। तो ऐसा नहीं भाई, सत्ता बदलती रहे, लोग ज़्यादा भागीदार रहें, लोकतंत्र उतना अच्छा होता जाएगा। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को बांटा गया है। ये बंटवारा कैसा है? क्षैतिज, जैसे विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। इसको क्या कह दिया गया? ये क्षैतिज बंटवारा हो गया। अब इसको क्षैतिज बंटवारा क्यों कहेंगे, इसको हम जान लेते हैं क्यों कहते हैं। क्योंकि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, मतलब कुछ नियंत्रण रखता है, ताकि कोई भी तानाशाह ना हो पाए। जैसे कार्यपालिका की बात करें या हम विधायिका की बात करें, है ना, अगर आप कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका देखते तो तीनों को बराबर देखा गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। हमने देखा था कि देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, सत्ता का उपयोग जरूर करती है, पर संसद के अधीन कार्य करती है।
न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। मतलब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हम देखें कि हर सबको क्या है, लगभग बराबर लग रहा है कि हम सब बराबर हैं। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाएगा। क्या कहेंगे? इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाएगा। क्लियर बात? सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार होगी जिसको आप केंद्र सरकार कहते हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली इसी सरकार को संघ सरकार या केंद्र सरकार कहा जाता है। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम देते हैं। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है। कई देशों में प्रांत या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, व्यवस्थाएं कुछ अलग अलग रखी गई है। संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, ये बात अब बताई जाती है। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। सत्ता के बंटवारे की बात वहां पर नहीं की गई है। राज्य सरकारों के नीचे की स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत। उच्च स्तर से निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे वितरण को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। मतलब अगर आप देखें तो एक तरीका तो ये हो गया जिसको आपने टॉप लेवल पर देख लिया कि ये केंद्र लेवल पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसके नीचे एक और स्तर आएगा, उसके नीचे एक और स्तर आएगा, उसके नीचे एक और स्तर आएगा। मतलब केंद्र हो गया, राज्य हो गया, जिला हो गया, जनपद हो गई, गांव हो गई, और ऐसे ही क्या हो गई, ये एक लाइन हो गई, तो इसको ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन कहेंगे। तो ये क्या हो गया? वर्टिकल क्लासिफिकेशन या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऊर्ध्वाधर वितरण हो जाता है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम का उदाहरण हमने लिया था, सामुदायिक सरकार है ना, सामुदायिक सरकार इस चीज का एक अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा था। कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। जैसे हमारे यहाँ पर भी हम आरक्षण की बात करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उनको कुछ प्रावधान किया जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में जाना है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि हर एक समुदाय का व्यक्ति समाज में आ सके, मतलब सरकार में आ सके, अपनी हिस्सेदारी कर सके, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझें और शासन से दूर ना जाएं। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी इस प्रकार की हम व्यवस्था कर सकते हैं। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो सरकार को नियंत्रित करते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए, ताकि उनको कभी ये सरकार अच्छी लगे, कभी वो, तो विकल्प के रूप में वो किसी को भी चुन सकें। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए संघर्षरत होती हैं, काम करती हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता का एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं रहती है। मतलब एक काफी बड़ा समूह, काफी सारे लोग होते हैं, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, उनके हाथ में होती है। एक बड़ी समयावधि पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रही है। मतलब लोगों के विचार बदलते रहे हैं, तो सत्ता में बदलाव आपको देखने को मिलता रहा है। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, जिससे सरकार का गठन करती है। इसको गठबंधन सरकार भी कहते हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर की कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। इनको ही दबाव समूह भी कहते हैं। ये लोग सरकार पर अपने संगठनों की, अपने समाज या अपने वर्ग के हितों के लिए दबाव डालते हैं कि आप ऐसा काम करें। इस कारण से इनको दबाव समूह भी कहते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। और हमने क्या समझा, क्या जाना? तो सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं, या सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है, ये हमें जानना है। मुंबई उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों का रखरखाव में सुधार करे। तो हमने देखा कि क्षैतिज बंटवारा देख लिया, ये क्षैतिज बंटवारे का काम हो गया। कनाडा के ओरिएंटो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना के साथ काम करेगी। ये सांस्कृतिक हो गया कि भाई सरकार जो है सबको लेकर चल रही है। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइट्स
फोर्सेस और लिबरल यावलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों का विलय का फैसला किया। ये भी क्या है, सत्ता की साझेदारी है। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की एक साझा सूची जारी करेंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। ये भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर किया गया। तो ये भी सत्ता के एक बंटवारे या सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। यह हमने सत्ता की साझेदारी को यहाँ पर देखा। इसके साथ हमारे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हो जाता है। हमने पूरे चैप्टर का अभी यहाँ पर रिवीजन भी देख लिया कि क्या क्या हमें पढ़ा है, सत्ता की साझेदारी को हमने कैसे देखा, कैसे समझा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। शुरुआत परिचय से करी और लास्ट हमने सत्ता की साझेदारी के रूपों को देखा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब हमारे वीडियो देखने के लिए आपको एक भी पेमेंट नहीं करना, 1 रुपए 1 पैसे का पेमेंट नहीं करना है। हम क्या क्या ऑफर करते हैं तो आप देखें हमारे टॉप कोर्सेज, जिसमें आप CBSE NTSC ओलंपियाड के बारे में देखेंगे, CUET IIT नीट इन सबको देखेंगे। इनके अलावा कॉम्पिटिशन में बैंक, रेलवे, SSC UPSC ये सारे कोर्स हैं जो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। और ये वीडियो आप कहाँ देख सकते हैं? देख सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। सब जगह पर आप देखेंगे यूट्यूब मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से है, वेबसाइट magnetbrains.com है और प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, लिखेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम कुछ बुक्स एंड ई-बुक्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन होगा, भरकर आप बुक के लिए पात्रता ले सकते हैं। बुक कंटेंट वाइज बहुत अच्छी बनाई गई है, अलग अलग उसके भाग बनाए गए हैं ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो और अच्छे से आप मतलब इस तरीके से तैयार किया गया ताकि आप उसे और मन लगाकर पढ़ सके, आपका मन उसमें लगातार लगता जाए। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।